Hi students and welcome in our further video of social science, our past part second textbook in history for class 7. Students, we are learning our fourth chapter, that is the Mughal Empire. We came to the point that is Mughal traditions of succession. Before this we we learned some part about Mughal imperial stable first. In that we saw about Babur, Humayun, Akbar, and also so many rulers. So students, today we have to see the further topic, that is Mughal traditions of succession. So students, open the page number 50 of your textbook एंड लिसन केयरफुली। मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन यानी राजा कौन बनेगा और किस तरह से वह ये राजा जो बनना है वो किस तरह से डिसाइड होगा, इसके बारे में। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल्स ऑफ प्रोमिजिनेचर फेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड्स हिज फादर इस्टेट। देखो, प्रोमिजिनेचर का मतलब क्या है? सबसे बड़ा जो बेटा रहता है पिताजी का, वो अपनी जायदाद ले लेता है पिताजी की, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोमिजिनेचर, ठीक है। तो ये मुगल्स बिलीव नहीं करते थे इससे। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल तिरुमुड कस्टम्स ऑफ, जो भी है कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस। तो मुगल क्या करते थे, उससे ज़्यादा ये फॉलो करने का सोचते थे कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि जो भी जायदाद है वो सब बच्चों में बराबर बांटना, ठीक है। और द डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल द सन्स फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट में जो भी हाईलाइटेड पैसेज, जैसे बाबर के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई थी, उसने कब किसको डिफेक्ट किया था, ठीक है, इमरान लोदी को डिफेक्ट किया था, उसके बाद राणा सिंगा को डिफेक्ट किया था, उस तरह से। एंड नोट द एविडेंस ऑफ रिबेलियंस बाय मुगल्स प्रिंसेस। और मुगल के जो भी प्रिंसेस थे उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट में कैसे रिबेलियंस किए थे, ये बात हमने देखी थी। विच डू यू थिंक इज द फेयर डिविजन्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन सी फेयर होगी, प्रिमोजिनेचर फेयर होगी या कॉपर सिनेरी फ्री होगी? देखो फिर से कहता हूँ, प्रिमोजिनेचर यानी फादर की जो भी जायदाद है, स्टेट है, उसका वारिस जो उसका बड़ा बेटा होगा, और जो कॉपर सिनेरी है उसका मतलब है जो भी उनके बच्चे हैं रूलर के, उनको आपस में बराबर पूरी उसकी जो भी ये है स्टेट है, जायदाद है, वो बांटी जाएगी, ठीक है। तो यही बेटर रहेगा, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगल लोगों के रिलेशन कैसे थे बाकी सारे रूलर्स के साथ। उससे पहले हमें साइड में दी वाली जानकारी लेना है बच्चों। मुगल्स मैरिज विद द राजपूत्स। मुगल के मैरिजेस कैसे हुए राजपूत्स के साथ। द मदर ऑफ जहांगीर वाज द कछवाज प्रिंसेस। कछवा की प्रिंसेस थी जहांगीर की मदर। डॉटर ऑफ राजपूत की थी। रूलर्स ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर की। और द मदर ऑफ शाहजहान वाज द राठौर प्रिंसेस। राठौर की प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ के, ठीक है। तो ऐसे मुगल के साथ जो भी राजपूत के रिलेशंस थे, ठीक है। देन वी हैव टू सी अब द फर्दर पार्ट, जो कि है मुगल के रिलेशंस कैसे थे अदर रूलर्स के साथ। सो सी स्टूडेंट्स, टेक अ लुक एट द टेबल फर्स्ट। अगेन हमें देखना है बच्चों, फिर से एक बार आपको पढ़ना है ये। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कंपेन्स कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगल के कंपेन स्टार्ट चालू ही थे, कंटिन्यू थी, कि जो उनके अथॉरिटी को जो भी रिफ्यूज़ कर देता था, उनके अथॉरिटी नहीं मानता था, उनके अगेंस्ट वो क्या करते थे, कंपेन्स करते ही रहते थे। बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइंड देम वॉलंटरीली। यानी जैसे मुगल पावरफुल बनते गए, बाकी जो रूलर्स थे वो उनको वॉलंटरीली ज्वाइन हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उनके सामने नहीं चली, इसलिए वो मुगल के साथ ज्वाइन हुए। द राजपूत आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सिख। इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? राजपूत मुगल्स के साथ ज्वाइन हुए थे। मेनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल्स फैमिली एंड रिसीव हाई पोजीशन। और कुछ राजपूत तो ऐसा किया कि अपनी बेटियों की शादियाँ जो भी मुगल फैमिलीज उनके साथ की, मुगल के फैमिलीज में फिर अपनी पोजीशन बड़ी बना ली, ठीक है। लेकिन कुछ जनों ने, बट मेनी रेजिस्टेड एज वेल। लेकिन कुछ जो राजपूत थे वो ये बात को मानने के लिए इतने तैयार थे, इन्होंने ये बात को रिफ्यूज कर दिया। देन बात करते हैं द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर लॉन्ग टाइम। और जो भी सिसोदिया राजपूत थी मेवाड़ की, उसने रिफ्यूज़ किया जो भी मुगल की अथॉरिटी उसको। वंस डिफेक्टेड, एक बार डिफेक्टेड हुए वो। हाउ एवर दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। और मुगल्स की एक हैसियत थी कि वो क्या करते थे, किसी को अगर डिफेक्ट किया, किसी को पराजित किया, तो उनको उसको ऑनर, उनको आदर करते थे। डिफेक्ट करने के बाद भी उनको इक्वली ट्रीटमेंट दी जाती थी, ठीक है। गिवन देयर लैंड्स, वतन से उनको उनके वतन दिए जाते थे। बैक्स टू असेंट्समेंट्स, वतन जागीर देते थे उनको।
The careful balance between defecting but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. क्या करते थे, आपको फिर से बोला गया कि किसी को उन्होंने हरा दिया तो भी उनकी वो इज्जत भी करते थे, उनको उनके वतन वगैरह देते थे, ठीक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन मुगल ने पूरा हासिल किया था, लेकिन ऐसा पूरे जो भी रूलर्स थे मुगल्स की, ये इन्होंने बैलेंस पूरा ऑल द टाइम नहीं रख पाया बैलेंस, क्योंकि अगर टेबल फर्स्ट में आप देखे जाए तो औरंगजेब ने थोड़ी सी गलती की थी। जो भी औरंगजेब बादशाह थे, नोट दैट करना है आपको, औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी फेन ही कम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, कि औरंगजेब ने गलती की थी कि शिवाजी राजा जो थे उनकी उन्होंने इंसल्ट कर दी थी, और फिर से जो मराठा जो है उन्होंने मुगल को बहुत परेशान कर दिया था, ठीक है। फाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिजल्ट, इंसल्ट का क्या हुआ, मराठा लोगों ने क्या किया था, मुगल को बहुत परेशान कर दिया था, हराया था, ठीक है। देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द फर्दर पार्ट दैट इज मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। अभी हमें देखना है मनसबदार्स किसे कहना है और जागीरदार्स किसे कहना है, ओके। As the empire expanded to encompasses different regions, the Mughals recruited diverse bodies of the people. देखो मुगल ने क्या किया कि मुगलों ने बहुत सारे डिफरेंट लोगों को नौकरी पे रखना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो भी अलग अलग तरीके की डाइवर्स बॉडीज है उनको नौकरी पे रखा। फ्रॉम द स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल तुर्कीज दे एक्सपांडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूतास, मराठाज एंड अदर ग्रुप्स को भी उन्होंने वहाँ पे राज्य फैलाना स्टार्ट किया। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वेयर एनरोल्ड एज द मनसबदार। देखो मनसबदार किसे कहते हैं, वही हमें बताया गया है कि जिन्होंने मुगल लोगों की सर्विस ज्वाइन की है, ठीक है, उनको मनसबदार कहा गया है। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड द मनसब मीनिंग द पोजीशन और अब। देखो मनसबदार किसे करना है कि जो मुगल लोगों की सर्विस को जिसने ज्वाइन किया है उनको मनसबदार कहना है। मनसब का मीनिंग यहाँ पे दिया है पोजीशन या रैंक, यानी मनसबदार यानी कौन, मुगल लोगों के यहाँ पे सर्विस करते टाइम जो भी उनकी पोजीशन उनको रैंक हासिल किया है। देखो जैसे स्कूलों में रैंक रहते, ABCD ग्रेड रहते, वैसे वहाँ पे उन्होंने ABCD कौन सी पोजीशन और कौन सा रैंक उन्होंने हासिल किया, वो हो गया उनका मनसब, ठीक है। इट वाज मनसबदार यानी पर्सन, जिसको मनसब मिली है, जिसको रैंक मिला है, वो पर्सन मनसबदार यानी, ठीक है। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो तो उनके रैंक्स कैसे होते थे, ग्रेडिंग सिस्टम रहती थी, उनको रैंक दिया जाता था, हायर रैंक या लोअर रैंक, बाद में उनकी सैलरी भी उनकी वैसी रहती थी, और दूसरी बात मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वैसी रहती थी, रैंक के हिसाब से उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी भी रहती थी, जिम्मेदारी भी रहती थी, ठीक है। रैंक्स एंड सैलरीज वेयर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड जात। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जात यानी ये अपनी कास्ट वाली जात नहीं है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि रैंक और सैलरी कैसे डिटरमाइन की जाती थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी नंबर के हिसाब से। जो समझो अगर हमने वहाँ पे पोजीशंस निकाले, समझो उनको अगर समझो मुगल लोगों को किसी को मनसबदार बनाना है, तो समझो पोजीशन A, B, C और D है। अगर A पोजीशन में अगर न्यूमेरिकली देखें तो हमने 4000 अगर है, B में 3000, C में 2000 एंड D में अगर 1000 है, तो बेसिकली क्या होगा, जो फर्स्ट रैंक वाला है यानी जिस पे 4000 जो है उनको मनसब मिलेगी A रैंक वाली, और जैसे ही लोअर होते जाएंगे जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स, तो क्या होगा, वैसे उनकी रैंक है वो कम कम होती जाएंगी, ठीक है। इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहती थी उनकी, उनको जात कहते थे, जात के हिसाब से उनकी जो भी सैलरी है या उनका रैंक है वो डिटरमाइन किया जाता था। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबेल्स पोजीशन इन द कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। जैसे उनकी जात यानी जैसे उनका रैंक होता है, वैसे उनकी प्रेस्टिजियस यानी उनकी वैल्यू भी रहती थी, कोर्ट में उनकी पोजीशन भी वैसे बड़ी रहती थी, और उनको सैलरी भी लार्ज दी जाती थी, बड़ी सैलरी भी उनको रहती थी। देन स्टूडेंट्स आपको कहा गया यहाँ पे द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स एंड कैवल्ट्रीमैन। देखो मनसबदार की जो भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियाँ थी वो रिक्वायर्ड करती थी मेंटेन करने को जो भी नंबर ऑफ सवार्स और काल्टिवरीमैन यानी घोड़े वगैरह के साथ रहने वाले या उन पे चलने वाले लोग। The Mansabdars brought his cavalrymen for review, got them registered their horses, branded, and then received money to pay them salary। और क्या करते थे, मनी भी रिसीव करते थे कि उनकी सैलरी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असेसमेंट कॉल जागीर्स विच वेयर समव्हाट्स लाइक इक्ताज। देखो मनसबदार क्या करते थे, सैलरीज देने के लिए रेवेन्यू यानी जो भी कर है, टैक्स है, वो इकट्ठा करते थे,
इक्ताज की तरह, जैसे हमने इक्ताज मुक्तीज देखा था ना उस तरह। बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड्स और द एडमिनिस्ट्रेटर देयर जागीर्स, they only had rights to revenue of their assessment which was collected for them by the servants while the mansabdars themselves served in some other parts of the country। बाद में बोला गया आपको द अकबर रेज these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार। लेकिन देखो कैसे थे पहले मनसबदार को, जितना समझो ए नंबर की अगर उनको रैंक दिया गया है तो वैसे ही उनको जो भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती थी उनको उनका टैक्स उनको इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि टैक्स जितना इकट्ठा करते थे उतनी उनकी सैलरी रहती थी, और टैक्स इकट्ठा करने के बाद उनको वो पूरा जो भी वहाँ का ये रहता था मनसब रहता था उनको चलाना पड़ता था। लेकिन जब अकबर बादशाह की बात आई, अकबर रेज देयर जागीर्स वेयर केयरफुली एसेसेस सो दैट देयर रेवेन्यू वेयर रिफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। हाँ, अकबर की इसमें बात राइट चल रही थी, क्योंकि अकबर की इसमें क्या था, रेवेन्यू भी अच्छा सा इक्वली ये हासिल करते थे, सैलरी के जैसे मनसबदार की सैलरी रहती थी उससे इक्वली जो भी रेवेन्यू हासिल करते थे। लेकिन बाय औरंगजेब रेज दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम। यानी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया अकबर का जो भी टाइम था और औरंगजेब का। अकबर के टाइम में बराबर चल रहा था, लेकिन औरंगजेब के टाइम में क्या हो रहा था कि जो भी कलेक्ट किए वाला टैक्स थे वो कम था इनके सैलरी से, यानी सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती थी लेकिन टैक्स कम आता था। ठीक है, देयर वाज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और औरंगजेब के टाइम में मनसबदार भी ज़्यादा बढ़ गए थे। हालांकि वहाँ का जो भी एरिया है, वहाँ की जो भी मनसब है वो कम थे, लेकिन मनसबदार ज़्यादा बढ़ गए थे। विच मीन्स अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव अ जागीर, क्योंकि जागीर कम थी इसीलिए ज़्यादा मनसबदार बढ़ गए, इसलिए ज़्यादा समय तक उनको वेट करना पड़ता था मनसबदारी मिलने के लिए। दिस एंड अदर फैक्टर्स क्रिएट्स अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। इस तरह ऐसे फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया, जागीर में शॉर्टेज आ गया। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल फाइव दे हैड एज अ जागीर। तो इसीलिए क्या किया, जागीरदार ने ज़्यादातर टैक्स इकट्ठा करने की उन्होंने बहुत ही कोशिश की। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द रेज एंड द पीजेंट्री बिफोर सफर्ड ट्रिमेंडसली। तो ये बात, जागीर कम होना और मनसबदार बढ़ना, उसके बाद टैक्स कम होना, सैलरी बढ़ना, तो ये बातों की वजह से ये बातें औरंगजेब बादशाह कंट्रोल नहीं कर पाया, और उससे क्या हुआ, जो भी पिजेंट्री यानी फार्मर जो है, फार्मिंग करने वाले लोग जो है, तो उन पे ज़्यादा इसका ज़्यादा लोड उन पे आ गया, वो ज़्यादा सफ़र होने लगे। ठीक है, उसके बाद जब्त एंड ज़मींदार, अबाउट दिस वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।